इसके पहले हम आंतरिक बाधाएं के बारे में बताए थे। अभी जो है बाहरी बाधाएं, जो बाहर के लोगों के द्वारा सोच समझ करके जो बाधाएं निर्माण करते हैं, वो भी हमारे लिए शत्रु की तरह होती है। वो भी हमारे अस्तित्व को चैलेंज देती है और हमारे अस्तित्व को खराब करती है। इसलिए ये बाहरी बाधाओं को भी हमें समझना और उसका परिणाम अपने अस्तित्व पे नहीं होना चाहिए, और बाहरी बाधाओं से अपने अस्तित्व को बचाना ये जरूरी है। हम आंतरिक बाधा से भी अपने अस्तित्व को बचाना है और बाहरी बाधाओं से भी अपने अस्तित्व को बचाना है। ये बात हमें समझ में आई, ये बात हमारे विरोधक को भी समझ में आएगी। विरोधक को पहले समझ में आए, उसके बाद में हमें समझ में आए। आज विरोधक ने जो भी जाल बुना है, जो भी जाल बनाया है, वो इसलिए जाल बनाया है कि इनकी तरक्की रुकना चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इनका अस्तित्व खतरे में होना चाहिए। इसलिए ये सारी बातें हमारे दुश्मनों ने की है। दुश्मन जो है हमारा, वो हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, मैं जो विषय तैयार करता हूँ या फिर जो विषय चुनता हूँ समाज ने, तो बुद्धायन धम्म ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, बुद्ध धम्म भी बहुत बड़ा है, लेकिन जनरली मैं उस विषय को सिलेक्ट करता हूँ और उस विषय को तैयार करता हूँ कि जिस विषय के बारे में हमारे विरोधक ने बाधाएं निर्माण की है, और वो विषय है लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो हमारी समस्या है। लोगों को उस चीज को समस्या ही नहीं समझते। जिस दिन मनुष्य समस्या समझ में आएगा कि मैं समस्याग्रस्त हूँ, मेरे में ये समस्या है, हमारी समाज की ये समस्या है, जब वो समस्या जानेगा मनुष्य, तो वो समस्या का कारण भी ढूंढेगा। इफ यू विल रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स, तुम रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी समस्या को, देन यू विल सर्च द व्हाट इज द रीजंस, व्हाट इज द कॉजेस। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हमें अज्ञान में रखा है। विरोधक ने हमें अज्ञान में रखा है कि हमारे समस्या हमको ही नहीं समझ रही, हम गुलाम हैं। हम अभी तक नहीं समझे कि हम गुलाम हैं। अभी हमको लग रहा है कि हम स्वतंत्र ही हैं, हम गुलाम हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में है, ये अभी तक हमने नहीं समझा, इतने साल के बाद में भी। इसके पहले भी हमारा अस्तित्व खत्म किया गया, आज भी हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो कौन से बातों से हमारा अस्तित्व खतरे में है, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो दुश्मन इस तरह से, जो बहुत ही चालाक है, बहुत होशियार है, वो हमारी समस्याएं हमारे सामने समझ में नहीं आना चाहिए, इसलिए इस तरह से वो समस्या क्रिएट करता है। वो डायरेक्ट समस्या क्रिएट नहीं करता, वो डायरेक्ट कॉजेस तैयार करता, कारण तैयार करता है। अब जो कारण अगर उन्होंने तैयार किया, तो कारण का परिणाम निकलेगा। जहां पे समस्या के लिए कारण निर्माण हुआ, तो समस्या तैयार हो जाएगी। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे तरक्की कर रहा हूं, लेकिन दुश्मन ने मेरे मिसेस को ही खराब किया, मेरे विरुद्ध उसके दिमाग में डाल दिया कि ये ऐसा है, बाहर रहता है, बाहर जाता है, गांव घूमता है, उसका दिमाग, दुश्मन ने मेरे मिसेस का ही दिमाग अगर खराब कर दिया, तो स्ट्रगल मुझे घर में करना पड़ेगा, और मैं जो आगे बढ़ने वाला हूं वो रुक जाऊंगा मैं। अगर मेरे छोटे भाई को ही उसने, सगे भाई को ही अगर उसने मेरे विरोध में कर दिया, तो मेरा विरोध दुश्मन करने के पहले भाई घर में ही विरोध करेगा। आज हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हमारे दुश्मन ने हमारे समाज के लोगों को
हमारे समाज के विरोध में कर दिया है। आज वो हमारा जो असली दुश्मन है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। हम आपस में परस्पर एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं। इतने चालाकी से हमारा अस्तित्व धोखे में लाया उसने, इतने चालाकी से हमारा अस्तित्व खतरे में है। इसलिए हमें अपने इतना बुद्धिमत्ता से काम करना है, इतना चालाकी से काम करना है कि हम जब तक दुश्मन की चाल नहीं समझते तब तक हम उसका निराकरण नहीं कर सकते। तो इतना दुश्मन चालाक है कि उसकी चालें हमें समझ में नहीं आ रही। हम अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। हमारी एनर्जी को हम अपने में एनर्जी खत्म कर रहे, आपस में लड़ करके झगड़ करके हमारी एनर्जी आपस में खत्म हो रही। इसलिए ये जो दुश्मन है वो हमारे अस्तित्व को ही खतरा निर्माण किया उसने, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व कैसे खतरे में है, हमारा अस्तित्व किसने खतरे में लाया, किसने हमारे अस्तित्व को महत्वपूर्ण कर दिया। हमारे जीवन को, हमारे जिंदगी को ही उन्होंने महत्वहीन कर दिया उसने। हमारे जिंदगी का जो महत्व था, हमारा जो जिंदगी का अस्तित्व था, हमारे जिंदगी के अस्तित्व ही खत्म कर दिया उसने। लेकिन हम दुश्मन को नहीं समझ पा रहे कि हमारा अस्तित्व कैसा खतरे में है। ये जातिवाद जो है, जाति ध्रुवीकरण, जाति निर्माण करके वो दुश्मन चुपचाप नहीं बैठा, जाति निर्माण किया। जाति निर्माण करके दुश्मन चुपचाप बैठता तो ठीक है, मैं मारू, कोई चमा रहे, हम आपस में मिलजुल के रहते थे। वो मातंग है, वो भंगे, सब मिलजुल के रहते थे। लेकिन उसने क्या किया, जाति ध्रुवीकरण किया। जाति ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बिटवीन द कास्ट। जाति जाति में, ये जिसको ग्रेडेड इनइक्वलिटी बोलते हैं, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। तो जाति जाति में ये ऊपर की जात है, ये नीचे की जात है, सब कास्ट। आज उनमें जो हमारे जाति में, सब कास्ट में, जाति जाति में झगड़ा निर्माण हो गया। तो आज दुश्मन तो अलग है, दुश्मन अलग है, लेकिन उसने जो कारण डाला है जातिवाद का, जाति ध्रुवीकरण का, वही हमारे अस्तित्व में खतरा बन गया, वही अस्तित्व में बाधा बन गया। इसलिए हमें इसको समझना जरूरी है, ये बाधा समझना जरूरी है कि हम जातिवाद को बाधा न बनाते हुए, जाति होंगी, जाति में ध्रुवीकरण होगा, जाति में जाति भेद होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमें ये प्रयास करना है कि हम जाति जाति को कैसे जोड़ें, जिसको मॉरलिटी कहते हैं। अब हमारे पास एक ही उपाय है, एक ही सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन इज यू मस्ट बी रिलेटेड। हम एक दूसरे जाति को रिलेशन में बांधे, एक जाति को दूसरे जाति से बांधे, उसमें ब्रदरहुड निर्माण करे, बंधुभाव निर्माण करे। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। देयर इज नो एनी अदर सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास पर्याय नहीं है, दूसरा हमारे पास उपाय नहीं है। आप कितना भी चिंतन करो, कितना भी पढ़ाई करो, कितने भी कलेक्टर बनो, क्लास 1 बनो, लेकिन हमको एक जाति को दूसरे जाति से जोड़ना ही है, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ना है, चाहे वो कितना भी ये हो, हमारे बराबरी का नहीं, हमारी सोच नहीं है उसकी बराबर, लेकिन वो चाहे अलग रहना चाहता हो, वो चाहे हमसे दूरी बना के रखना चाहता होगा, लेकिन हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है। ही इज इग्नोरेंस, अज्ञानी है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि दुश्मन ने जाल बनाया, उस जाल में मैं फंसा हूं,
ये जाल से बाहर निकलना है, ये उसके समझ में नहीं आया, ये बात समझ नहीं रहा वो। इसलिए हमें समझ गया, दुश्मन का जाल हमें समझ गया, दुश्मन के जाल को हमने समझा, तो हमें पहले निकलना है इस दुश्मन के जाल से। और दूसरी बात, दूसरे को भी यहाँ से जाल से निकालना है, जो फंसा हुआ है उसको बाहर निकालना है, ये जवाबदारी लेना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये जाति और जातिवाद, कास्टिज्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बातें हमारे रास्ते में रोक देंगे, बाधा निर्माण करेंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा साहब ने हमें मॉरलिटी बताया कि नैतिकता, दुश्मन भी है तो तुम एक अपनी पॉलिसी बनाओ, दुश्मन से कैसा संघर्ष करना है, दुश्मन से अपना अस्तित्व कैसा बचाना है, दुश्मन को कैसे अपने अंडर में लेना है, एक पॉलिसी बनाओ। वो दुश्मन भी होगा तो भी उससे भाईचारा बना के रखना ही है, भाईचारा बनाना ही है। वो पहले जितना भी दोस्त बना सकते, जितना भी मित्र बना सकते, मित्र बनाओ, बाद में मॉरलिटी तुम दुश्मन पे लागू करो। पहले जितने लोगों को मित्र बनाना है, वो दुश्मन है, वो मित्र नहीं बनना चाहता, उसके भाई को बनाओ, उसके मिसेस को बनाओ, उसके रिश्तेदारों को बनाओ, उसको छोड़ दो। लेकिन कोई ना कोई हालत में हमें भाईचारा को आगे बढ़ाना है, ब्रदरहुड को बढ़ाना है, तभी इसके ऊपर सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा जो है धार्मिक ध्रुवीकरण, धर्म में झगड़ा। अब धर्म में झगड़ा क्यों हो रहा? क्योंकि वो बना रहे वैसा, इस तरह का वातावरण। नहीं तो धर्म में झगड़ा नहीं होता, उसका धर्म अलग है, वो अपने कल्चर से चलता है, रिलीजन से चलता है, दूसरा अपने रिलीजन से चलता है, दूसरा अपने धर्म से चलता है, उसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारा दुश्मन इतना चालाक है कि वो धर्म में भी झगड़ा लगाना चाहता है, स्ट्रगल, धर्म में भी झगड़ा। मुस्लिम ऐसे है, मुस्लिम ने ये किया वो किया, जो बौद्ध ऐसे है तो हिंदू ऐसे है। वो इनमें उनको, क्योंकि हमारा अस्तित्व खतरे में लाना है, उसका एक ही टारगेट है, उसका एक ही मकसद है, एक ही विचार है कि हमारा अस्तित्व खतरे में लाना है। इसलिए सारी प्लानिंग वो बनाता है, सारी प्लान। धर्म में वो कोई बात ही नहीं झगड़े की, लेकिन उसके नीति के तहत, एक प्लानिंग के तहत धर्म में झगड़े लगाने का काम कर रहा है। तो इसमें हमने चक्कर में पड़ना नहीं है। हमें बाबा साहब ने एक हमें डायरेक्शन दिया, सोच समझ के हमें डायरेक्शन दिया कि धर्म के चक्कर में मत पड़ो, विचारों के चक्कर में पड़ो। क्रिश्चियन धर्म का इंसान है, लेकिन उसके विचार अपने से मिलते हैं। अगर वो विचार अपने विचारों से एक है तो उसको एक करो, ध्रुवीकरण नहीं होना। हिंदू है तो हिंदू रहने दो, लेकिन अब जो विचारों से एक है, हमारे उसके विचार मिलते हैं, तो उनको एक करने की कोशिश करो। लेकिन वो बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ तो आप भी बोलेंगे मैं बौद्ध हूँ, वो बोलेगा मैं जैन हूँ तो बोलेगा मुस्लिम हूँ, तो फिर झगड़ते रहो आपस में। यही तो चल रहा है, झगड़ा लगाने का तो काम चल रहा है, झगड़ा लगाने का काम चल रहा है। इसलिए इसमें एक सॉल्यूशन है कि हम विचारों से काम करें। इसलिए बाबा साहब ने उसको रिलीजन शब्द नहीं डाला। अपने संविधान में भी बाबा साहब ने रिलीजन शब्द नहीं रखा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म नहीं, निधर्मी। हमारा संविधान क्या है? निधर्मी है, बराबर है। आपको तो इसके स्टूडेंट हो, आपको पता है इसके बारे में, धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं अपना संविधान। अभी उसमें चेंज किया उन्होंने, लेकिन जो बाबा साहब का मूल ग्रंथ था, संविधान था, उसमें धर्मनिरपेक्षता था,
ये वर्ड था, फिर वो पंथ निरपेक्ष वो उन्होंने किया, बाद में उसमें चेंज किया, बराबर है। तो इस तरह से हमें धर्मांधता लाना नहीं। मुस्लिम लोगों ने धर्मांधता लाई तो दूसरे का नुकसान करेगा। बौद्धों ने कट्टर धर्मांधता लाई कि मैं ऐसा ही करूंगा, मेरे धर्म में ऐसा है। आदमी इंसान धर्म के लिए नहीं है, धर्म इंसान के लिए। सही बात है। इसलिए हमें विचारों से आगे बढ़ना है, विचारों के अनुसार चलना है। तीसरी बात है कि बहुसंख्यक का वर्चस्व। आज आप देहातों में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो दो प्रकार का समाज रहता है देहातों में। एक बहुसंख्यक समाज रहता है और एक अल्पसंख्यक समाज रहता है, जिसमें 10 घर है और जिसमें 100 मकान है। तो 100 मकान जो जिसके है, जो 100 मकान वाले जो है, वो 10 घर वाले को परेशान करते हैं, उसको दबाव में रखते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं। तो वो भी हमें वहाँ भी अपनी चाल चलना है, वहाँ भी हमें अपनी नीति इस्तेमाल करना है कि हमारे 10 घर है, हम क्या टिकेंगे 10 घर? 100 घर के सामने हम 10 घर क्या टिकेंगे? हम टिक नहीं पाए, हम उनके सामने संघर्ष नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाओगे। इसलिए हमें 10 मकान है, 10 मकान इतना मिलजुल के रहो कि तुम 10 100 के बराबर हो, और 10 मिलकर के रह के तुम अपनी नीति बनाओ। 10 मकान मिलकर के 10 लोगों ने अपनी एक नीति बनाना चाहिए कि इस नीति के तहत हम 100 लोगों को कैसे टक्कर दें। वो 100 लोग तुमको तोड़ न पाए, लेकिन तुम 10 रहने के बाद में भी ऐसी नीति बनाओ कि 100 लोगों को तोड़ेंगे, 100 लोगों को टक्कर देंगे। अगर वो 100 है, 100 में उनके 3-4 ग्रुप है, अगर हम 10 है, 10 का एक ग्रुप है, तो हम भारी पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जो विरोधक है, उन्होंने क्या किया, बहुजन समाज 52%, लेकिन उसको जाति जाति में इतना बांटा कि एक जाति का समूह ओबीसी का 3% के ऊपर जाता नहीं, 3% या 2%। कोई भी जाति का वर्ग समूह 3% के ऊपर जाता नहीं। भारत में एक ही जाति 3% के ऊपर है, 3.5%, 4%, वो ब्राह्मण। इसलिए वो जाति के आधार पर शोषण होता है, क्योंकि वो 3.5% हम ओबीसी है, मराठा है, लेकिन हम आपस में झगड़ रहे हैं, तो हमारे में बंटवारा हो रहा है। उन्होंने संगठित किया, सब गणित लगाते हो, बिल्कुल उसके आंकड़ेवारी फिगर है, उनका बहुत बड़ा अध्ययन है, जाति के ऊपर अध्ययन है, सबके ऊपर अध्ययन, वो पॉलिसी बनाते हैं और हमारे समाज से एक एक लोगों को तोड़ते हैं, उसको नजदीक करेंगे, तुमको क्या होना, तुमको तुम्हारे लिए बहुत कुछ हम करना चाहते, तुमको ये पद देना चाहते, तुमको ये नौकरी देना चाहती, ये कर, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक आदमी टूटेगा तो उनकी समाज की जो श्रृंखला है, वो श्रृंखला ये आदमी तोड़ देगा। ये पॉलिसी उनकी रहती है। इसलिए हमें देहातों में भी बहुसंख्यक लोग हमेशा अल्पसंख्यक के ऊपर दबाव रखने की कोशिश करते हैं, उसको वर्चस्व लाने की कोशिश करते हैं। तो हम उनके ऊपर समझे, उनके चाल को समझे और वहाँ पे अपना अस्तित्व कैसा बचा सकते, अस्तित्व की कैसे रक्षा कर सकते, इसके बारे में सोचें और हम मिलजुल के रहे। नैतिकता ये सबसे बड़े, जिसको सोशल मॉरलिटी जिसको बोलते हैं, सामाजिक नैतिकता, कि एक एक समाज को जोड़ो, एक एक जाति को जोड़ो, तो हमारा जो दायरा है वो आगे बड़ा होते जाएगा और वो प्रोटेक्शन होगा, एक तरह के हमारे अस्तित्व की सुरक्षा हो जाएंगी। फिर ये राजनीतिक द्वेष है। आज तो ये राजनीतिक द्वेष, पॉलिटिकल हेट जो है, वो इतना बढ़ गया कि वो सत्ता पे आए तो उसका नुकसान करेगा, उसकी चौकसी करेगा, उसके ऊपर ये करेगा, फिर वो आए तो उसको करेगा, ये कांग्रेस वाला, ये बीजेपी वाला, ये आपस में लड़ो,
ये आरपीआई वाला है, ये बीएसपी वाला है, ये इसके आपस में लड़ा, जाति द्वेष इतना बढ़ गया। तो हम जो बाबा साहब ने जो नीति बनाई है मॉरलिटी, इस नीति के समान बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि एक जो ग्रुप है, वन ग्रुप ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी का ग्रुप है, उस सोसाइटी के ग्रुप में मिलजुल के रहना है, लेकिन उसका संबंध दूसरे ग्रुप से रखना है। मैं जैसे बीएसपी में हूं, तो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बीएसपी वाले से संबंध रखूं, बीएसपी के स्टेज पे जाऊं, बीएसपी के बारे में बोलूं। मैं खुद को बांधना नहीं है, हमको खुला रहना है। मैं कोई भी संगठन में काम करूं, मुझे संगठन से बांधना नहीं है, तो हमको स्वतंत्र रहना है, ताकि हम दूसरे को जोड़े, दूसरे लोगों को और जोड़े। तो ये जोड़ने की प्रक्रिया हम करते रहना चाहिए। तो इस तरह से राजनीतिक द्वेष जो फैला हुआ है, तो हम इसके चक्कर में न गिरना है, इसके चक्कर में जाना ही नहीं है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो ये इनके द्वेष में हम चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो बुना है, जाल बुना है, बहुत खतरनाक षड्यंत्र है, बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र है। उस खतरनाक षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। इस षड्यंत्र को हमें समझ करके हम नैतिकता, जो सोशल मॉरलिटी जिसको कहते हैं, कि सामाजिक नैतिकता के एक समाज दूसरे समाज को जोड़े, एक समाज मिलकर के रहो, एक मिलकर के समाज दूसरे समाज को जोड़ो, तो ऐसा जुड़ते जाएगा। तो तोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना है, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ना है। ये नीति हमें अपनाना है। अब वो नीति करना है कि कैसा जोड़ा जाए, इसकी नीति हमें इसके बारे में चिंतन करके इसके रूपरेखा बनाना है, इसके एक नीति बनाना है, इसके पॉलिसी एक बनाना है। उस पॉलिसी के अनुसार हमें समाज को जोड़ना है। अंत में जो आर्थिक भेदभाव है, आज भारत में इतना आर्थिक भेदभाव है कि बहुत है। आज गरीब गरीब हो रहा है, और इस देश में कुछ चुने हुए लोग हैं, उनको अमीर बनाया जा रहा, उनको और पैसे, इतना अमीर बनाया जा रहा कि वो देश को पाल सके, इतना पैसा उसके पास में। और एक गरीब है जिसके पास आज खाने के लिए अनाज नहीं है, आज भूख से तिलमिला रहे, लेकिन उसको खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसा भी समाज भारत के अंदर है। तो जो आर्थिक विषमता की दरी बहुत गहरी है, बहुत खोल है, तो हमें इसके बारे में भी चिंतन करना है कि हमारी आर्थिक तरक्की कैसी हो। हमारी अकेले की आर्थिक तरक्की न करते हुए हमें दूसरे को मिला करके, दूसरे लोगों के साथ मिल करके आर्थिक प्रगति हमें करना है, उन्नति करना है। इस तरह से हमारा संबंध बनाना है। आज हम कभी कभी प्रयास करते हैं कि दोनों मिलकर के कोई बिजनेस करते, तो आगे चल के कुछ साल के बाद में दोनों टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें एक पॉलिसी बनाना है। दोनों भी ऐसे लोग होना चाहिए कि कोई भी हालत में हमारी दोनों की जोड़ी नहीं टूटना चाहिए। आखिरी तक हम मिलजुल करके व्यापार करें, व्यवसाय करें। ऐसे इस तरह से नीति बनाएंगे तो जो भेदभाव की दूरी है, आर्थिक भेदभाव है, वो भी हम खत्म कर सकते हैं और अपना अस्तित्व कायम कर सकते हैं। इस तरह से ये जो बाहरी बाधा है उसके बारे में हम सोचना है और बाहरी बाधाओं से खुद को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है।